हो गया। चलिए ठीक है। देखिए वेरिएबल की अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो एक लाइन में जरा इसका डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। वेरिएबल इज अ नेम variable is a name that can be used to store value and the value of variable can be changed during program execution। अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ नेम। अब आप लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, सबका अलग अलग नेम है, किसी का नेम छोटा होगा, किसी का नेम बड़ा होगा, तो वेरिएबल भी इसी तरह का नेम होता है। तो वेरिएबल का नेम हम कुछ भी ले सकते हैं। वेरिएबल का नेम ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, मार्क्स भी हो सकता है। इस तरह से कोई भी हम वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। वेरिएबल इज अ नेम दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज, जिनका प्रयोग वैल्यू को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। जैसे ए में हम कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 5, बी में कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 12.25। तो इस तरीके से वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और उसी में आगे लिखा है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो अगर हम यहाँ पर देखें a इक्वल टू a प्लस 10, a इक्वल a प्लस 10, तो यहाँ पर a वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? पहले a वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? 5 है। और जब यहाँ पर आएगा तो असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हम आपको बता चुके हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन होता है वो पहले इवैल्यूएट होता है। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? a प्लस 10। तो a की जो करंट वैल्यू इस समय कितनी है? 5। और 5 प्लस 10 कितना हो गया? 15। और वो 15 स्टोर हो गया किस वेरिएबल में? a में। मतलब कि इस जगह पर a वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई? 15। और यहाँ पर a वेरिएबल की वैल्यू कितनी थी? 5। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय चेंज हो सकती है। ठीक है। अब वेरिएबल नेम डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। ठीक है। और इसमें पहला रूल क्या है? जो वेरिएबल नेम को डिफाइन करने का जो पहला नेम है, तो पहला नेम, इसका पहला रूल है, लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल। रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल। पहला वर्ड लिखिए, फर्स्ट कैरेक्टर
of variable should be an alphabet or underscore character. ठीक है, पहला वेरिएबल का पहला जो कैरेक्टर होगा वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर कैरेक्टर हो सकता है। जैसे ये एक वेरिएबल नेम हो गया एज या अंडरस्कोर एज। सेकंड पॉइंट लिखिए, digits can be used in variable names. Digits can be used in variable names. एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कोई वेरिएबल नेम एज 1, एज 2 इस तरह से हो सकता है। डिजिट का यूज हम वेरिएबल नेम के साथ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी वेरिएबल की स्टार्टिंग डिजिट से नहीं होगी, क्योंकि ये पहले रूल में बताया है कि फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर कैरेक्टर। बीच में या बाद में डिजिट का यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। Special characters are not allowed in variable names. जैसे स्पेशल कैरेक्टर बहुत सारा होता है, जैसे प्लस भी है, माइनस भी है, एस्टेरिस्क है, हैज है, डॉलर है, देखा होगा। तो ये सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो इनमें से किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को हम वेरिएबल नेम के साथ यूज नहीं कर सकते। जैसे एज और है, अगर ऐसा लिख देंगे तो ये वेरिएबल नेम गलत हो जाएगा। किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को वेरिएबल नेम के साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, स्पेसेस आर नॉट अलाउड, spaces are not allowed in variable names. स्पेस भी अलाउ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई वेरिएबल बनाना चाहते हैं फिजिक्स मार्क्स के लिए या मैथ मार्क्स के लिए, तो अगर आप मैथ मार्क्स के लिए कोई वेरिएबल बनाना चाहते हैं और अगर यहाँ पर ऐसे लिख दिया मैथ और स्पेस मार्क्स, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वेरिएबल गलत हो जाएगा क्योंकि स्पेस अलाउ नहीं है। तो फिर कैसे कर सकते हैं? दो तरीका है। एक तरीका ये है कि आप एक ही साथ लिखिए, जैसे मैथ मार्क्स को आप चाहें तो थोड़ा शार्ट भी कर सकते हैं, M_, मार्क्स, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या दोनों को एक साथ मिला लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्कोर भी उसको कनेक्ट कर रहा है, और ऐसे भी कर सकते हैं मैथ मार्क्स, ऐसे स्पेस नहीं रहेगा। वेरिएबल के बीच में स्पेस अलाउ नहीं है, बीच में या पहले भी स्पेस अलाउ नहीं है। बात समझ में आ रही है? एक और पॉइंट लिख लीजिए, कीवर्ड्स
keywords are not allowed, keywords are not allowed in variable names या एज वेरिएबल नेम्स, एज इनकी जगह पे एज कर लेना, एज वेरिएबल नेम्स। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अभी आगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बस आपको बता दे रहे हैं कीवर्ड क्या है। कीवर्ड जो होता है ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स। क्यों इनको रिजर्व वर्ड्स कहा गया है कीवर्ड्स को? क्योंकि इनकी मीनिंग प्री डिफाइंड है, इनकी मीनिंग प्री डिफाइंड है। जैसे क्या प्री डिफाइंड है? जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है फार का, फार, तो ये एक कीवर्ड है। और फार किस लिए यूज होता है? तो पाइथन में फार लूपिंग के लिए यूज होता है, लूपिंग के लिए। इसी तरह से जैसे वाइल, वाइल एक कीवर्ड है, ये प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड किस लिए? ये भी एक लूपिंग के लिए यूज होता है, ये भी लूपिंग स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए होता है, वाइल भी। और इसी तरह से कई सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे इफ, इफ किसी कंडीशन को चेक करने के लिए होता है, इफ। वैसे कंडीशन की चेकिंग वाइल में भी होती है, लेकिन इफ भी कंडीशन को चेक करने के लिए होता है। तो इसी तरह से कई सारे कीवर्ड्स हैं, तो उनमें से किसी भी कीवर्ड्स के बारे में आप किसी भी कीवर्ड को वेरिएबल नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। सारे कीवर्ड्स के बारे में आगे हम आपको लिखवा देंगे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। हाँ, कौन बोला है? बोलिए। एल्स भी होता होगा। बिल्कुल होता है, कहाँ पूरा थोड़े लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ एक दो एग्जांपल देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इस तरह से कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अभी आगे सारे कीवर्ड्स के बारे में लिखवा देंगे, तो उसमें आपका एल्स भी आ जाएगा, ठीक ना। बात सबको समझ में आई? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्री डिफाइंड है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उनको कीवर्ड्स कहा जाता है। और कोई भी कीवर्ड वेरिएबल के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। बात सबको समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम किसी को है वेरिएबल के बारे में? नहीं। चलिए आज एक दो प्रोग्राम भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ एक दो चीजें और थोड़ा सा समझ लेते हैं। पाइथन टोकन्स, कीवर्ड लिखाइए, है कीवर्ड लिखाइए। पाइथन टोकन्स, टोकन क्या होता है समझ लीजिए। टोकन जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है प्रोग्रामिंग का, उसको टोकन कहा जाता है। प्रोग्रामिंग का, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उसको टोकन कहा जाता है। तो इसी तरह से पाइथन में भी कुछ टोकन्स हैं, ठीक। तो इसमें पहला टोकन है कीवर्ड्स, दूसरा है आइडेंटिफायर्स, तीसरा है ऑपरेटर्स, चौथा है लिटरल्स और पांचवा है
पंक्चुएशंस, या स्पेलिंग देख लेना, कोई गलत तो नहीं है स्पेलिंग? गलत है? पंक्चुएशन की स्पेलिंग गलत है? चलो बता दो, सही बता दो। सर सी यू होगा। सी, सी यू डी बोलो, सी यू एल सी पी यू सी टी यू यू ए ए टी आई ओ टी आई ओ। एल एस। चलो ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग हमको बताते रहना, क्योंकि हम भी सीखते हैं आप लोगों से, बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को मिलता है। देखिए पंक्चुएशन सीखने को मिला। कीवर्ड्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं, ठीक है? एक दो के बारे में आज देखते हैं, फिर कल देखेंगे, नहीं तो ज़्यादा चोरी हो जाएगा एक ही साथ, प्रोग्राम भी तो बनाना है। तो कीवर्ड्स जो होता है, जैसा आपको अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा बताए हैं कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड होते हैं और उनकी मीनिंग प्री डिफाइंड होती है, ठीक? जो हमारा लैंग्वेज बना है उस लैंग्वेज में कौन कौन से कीवर्ड्स होंगे उनको पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है और उनको हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, ठीक ना? तो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं उनके बारे में हम लिखेंगे। फार, फार है, वाइल, इफ, ट्रू, false, none, global, race, try, catch, get, range, is, in, and, or, finally, class, return. इतने सारे कीवर्ड्स हैं पाइथन में, सबका अलग अलग रोल है, सबका अलग अलग यूज है। आगे जैसे हम बढ़ेंगे इनका यूज करेंगे अपने प्रोग्रामिंग में। इनमें से किसी भी कीवर्ड को आप वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते। बात सबको समझ में आ रही है? सब अलग अलग है, आप चाहे तो कामा लगा के लिख सकते हैं, हम थोड़ा स्पेस के साथ लिख दिए हैं। ये सारे कीवर्ड्स। अब आगे मिटा दिए, क्या हुआ, नहीं लिख पाए? चलो एक बार फिर दीजिए, बोलो। इन एंड, नीचे में रिटर्न, रिटर्न लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए। हो गया? अब मिटा देना। चलिए अगला लिख लीजिए, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर एक लाइन इसके बारे में लिख लीजिए। आइडेंटिफायर इज, आइडेंटिफायर इज एन यूजर
defined name, user defined name such as variable name, function name, class name, dictionary name, list name, etc. जो यूजर डिफाइंड नेम होता है उसको आइडेंटिफायर कहा जाता है। जैसे कोई आपने वेरिएबल बनाया एज, तो इस वेरिएबल को आइडेंटिफायर कहा जा सकता है। जैसे कोई हम फंक्शन जैसे डिफाइन कर रहे हैं, डेफ कीवर्ड आपने देखा है, अभी लिखा है, तो डेफ कीवर्ड से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर कोई एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फैक्ट फंक्शन, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन नेम है, ये फंक्शन नेम, और ये क्या है, ये कीवर्ड है, ये तो प्री डिफाइंड है, और ये क्या है, यूजर डिफाइंड है। फैक्ट यूजर डिफाइंड है, हम फैक्ट की जगह पे फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। हम कोई एक फंक्शन का नाम यहाँ पे दे रहे हैं, तो फैक्ट की जगह पर फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल फंक्शन। तो इस तरीके से ये जो यूजर डिफाइंड नेम होता है उसको आइडेंटिफायर कहा जाता है। किसी भी वेरिएबल को आइडेंटिफायर कह सकते हैं, किसी फंक्शन नेम को आइडेंटिफायर कह सकते हैं, किसी क्लास नेम को आइडेंटिफायर कह सकते हैं, लिस्ट नेम को आइडेंटिफायर कर सकते हैं, डिक्शनरी नेम को कर सकते हैं, या इस तरह का कोई भी नेम जो यूजर डिफाइन करता है उसको आइडेंटिफायर कर सकते हैं। बात समझ में आया? आइडेंटिफायर समझ में आया? कोई नहीं बोल रहा है, Yes, sir. किसी को नहीं समझ में आया? अब एक दो प्रोग्राम भी बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एक ही दिन में ज़्यादा क्यों हुई, ज़्यादा बोरिंग भी होने लगी। हम जानते हैं भाई, हम भी थोड़ा पढ़ के ही आए हैं ना। आप लोगों की फीलिंग पूरी तरह समझते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग की मदद नहीं कर पाते, बस यही बात है। चलिए देखिए, प्रोग्राम बनाने के लिए वेरिएबल को यूज करते ही करते हैं, और कोई भी वेरिएबल हो उस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने का दो तरीका होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा पहले बात कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि इस ए वेरिएबल में अगर वैल्यू स्टोर करना हो तो एक तरीका है असाइनमेंट का, और एक तरीका है इनपुट का, ठीक है। ये दो तरीका है, दो तरीके से वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। असाइनमेंट का तरीका कब यूज करते हैं? जब वैल्यू मालूम होता है, वैल्यू मालूम होता है कि इस वैल्यू की प्रोसेसिंग आपको करनी है, तो आप उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और फर्दर उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इनपुट का यूज हम उस समय करते हैं जब वैल्यू हमको मालूम नहीं होता, लेकिन प्रोग्राम हमें बनाना है, वैल्यू मालूम नहीं है, तो उस केस में हम इनपुट का यूज करते हैं। ठीक, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इन दोनों को। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि टेबल हमको प्रिंट कराना है 12 का टेबल प्रिंट कराना है, इसके लिए हमको प्रोग्राम बनाना है। वैल्यू यहाँ मालूम है ना, तो जब यहाँ पर वैल्यू मालूम है तो इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और आगे हम उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, टेबल का प्रोग्राम आगे हम बना सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपसे कह दिया जाए कि आप प्रोग्राम बनाइए जो टेबल प्रिंट करेगा, और टेबल किसका होगा? टेबल किसी भी नंबर का, टेबल किसी भी नंबर का। मतलब आपसे कह दिया जाए कि पहले आप प्रोग्राम बना के रख दीजिए और बाद में हम बताएंगे कि नंबर क्या होगा और उस नंबर का टेबल प्रिंट कर दे प्रोग्राम। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? इनपुट का यूज करना पड़ेगा। असाइनमेंट के बारे में एक दो प्रोग्राम हम लोग बना चुके हैं, तो आज हम थोड़ा इनपुट का यूज कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें, ठीक है? उसके बाद प्रोग्राम फिर बनाएंगे। तो आगे थोड़ा लिख लीजिए, इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। पाइथन केस सेंसिटिव होता है, मालूम है ना? केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव होने का मतलब कि कैपिटल लेटर का मतलब अलग हो जाता है और स्मॉल लेटर का मतलब अलग हो जाता है। तो इनपुट फंक्शन, ये जो सिंबल है इसको क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस है ना? पैरेंथेसिस। जब पैरेंथेसिस किसी वर्ड के बाद लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे वर्ड कौन सा है? इनपुट, और उसके बाद पैरेंथेसिस लिखा गया, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं फंक्शन, ठीक है? तो हम यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे? इनपुट फंक्शन, ठीक है? हर जगह पर इसको फंक्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? जब ये किसी वर्ड के बाद आएगा, जब वर्ड के बाद यूज होगा, तभी हम उसको फंक्शन प्रोनाउंस करेंगे। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, इनपुट फंक्शन। लिखिए, एक लाइन लिखिए, इनपुट फंक्शन इज यूज्ड, इनपुट फंक्शन इज यूज्ड to enter values through keyboard in a variable at run time, full stop. In Python by default input function accept string type values, accept string string, accept string type value। स्ट्रिंग मालूम है ना? आगे लिख लीजिए, फुल स्टॉप के बाद द सिंटैक्स इज इनपुट फंक्शन का सिंटैक्स क्या है? तो इनपुट फंक्शन का सिंटैक्स है वेरिएबल, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर इसके बाद इनपुट, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज, इन्वर्टेड कॉमा बंद और पैरेंथेसिस भी क्लोज। ये इनपुट फंक्शन का सिंटैक्स है। अगर इसी तरह से इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक? मतलब कि अगर हम एक एग्जांपल इस यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं a इक्वल
इनपुट, और मैसेज यहां पर लिखते हैं इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, ये मैसेज हमने लिख दिया। ठीक है, तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर, या आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, जब आप इसको रन कराएंगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये मैसेज एज इट इज आ जाएगा जैसा आप यहाँ पर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हमने इंटर एनी नंबर, और यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करेगा। जो मैसेज आप लिखेंगे वो मैसेज एज इट इज आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर रहेगा। जब आप इसको रन कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, तो ये मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, और यहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कर्सर ब्लिंक करने का मतलब है कि आपको कोई नंबर इनपुट करना है। तो अब आप यहाँ पर कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी नंबर इनपुट करेंगे। ठीक, तो कोई भी नंबर आप यहाँ पर इनपुट करें। मान लो आप यहाँ पर इनपुट कर रहे हो 25, और 25 यहाँ पर टाइप करने के बाद और आप इंटर की प्रेस कर रहे हो। 25 टाइप करने के बाद आप एंटर की प्रेस कर रहे हो, तो जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे वो जो वैल्यू आप वहां पर इनपुट कर रहे हो वो किस वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगा? ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये जो 25 आकर ए में स्टोर होगा, एक्चुअली ये कोई नंबर नहीं होगा, बल्कि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आकर ए में स्टोर होगा। ए में जब आकर स्टोर होगा तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आकर स्टोर होगा, और स्ट्रिंग के फॉर्म में अगर स्टोर हो जाएगा तो मुश्किल क्या होगी? मुश्किल ये होगी कि उसमें हम कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे। बात समझ आ रही है ना? स्ट्रिंग में हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जैसे आपका नाम कोई स्ट्रिंग है, तो अगर आप अपने नाम में कोई वैल्यू जोड़ना चाहें, कुछ प्लस करना चाहें, कुछ मल्टीप्लाई करना चाहें, तो हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ भी वही बात है कि जब हम सिंपली इनपुट फंक्शन को यूज करते हैं तो इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देता है। और आपके मन में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पर मैसेज तो हमने लिख दिया ना इंटर एनी नंबर, तो हम तो नंबर ही इनपुट कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं वो नंबर की तरह से उसको कंसीडर कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ही इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ गई? अब अगर मान लो कि मैसेज थोड़ा सा आप बदल दें, जैसे मान लो यहां पर आप मैसेज कर दें एंटर नेम, तो अब जब ये मैसेज आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएगा, ठीक है, इंटर नेम, तो अब आप किसी का नाम इनपुट कर दें। मान लीजिए किसी का नाम आपने इनपुट कर दिया यहाँ पर अमित, और इंटर की प्रेस कर दिया, तो अमित कैसी वैल्यू है? स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू है, और वो अमित कहाँ स्टोर हो जाएगा? ए वेरिएबल में। तो इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि आप स्ट्रिंग ही इनपुट करवा रहे हैं। बात समझ आ रहा है? तो मैसेज का मतलब एक्चुअली मैसेज का कोई इफेक्ट इस फंक्शन के ऊपर नहीं होता है। मैसेज हम अपने प्रोग्राम को ज्यादा रीडेबल बनाने के लिए यूज करते हैं। बात सबको समझ आ रही है? इस तरह का जब मैसेज आप प्रोग्राम को रन कराएंगे और ये मैसेज जब आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएगा, तो इस मैसेज को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरह की वैल्यू इनपुट करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम आगे प्रोसेस होगा, उसका एग्जीक्यूशन उसके अकॉर्डिंग आगे होगा। बात समझ आ रही सबको? बोलिए। Yes, sir. चलिए अब एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है? ज्यादा हो गया। नहीं, प्रोग्राम नहीं बनाओगे? कैसे लिखिए? राइट अ प्रोग्राम to enter
value of radius and print area of circle and perimeter of circle क्वेश्चन तो सबको समझ में आया होगा। रेडियस मालूम है ना? रेडियस सबको मालूम है या कोई ऐसा है जिसको नहीं मालूम है? मालूम है सबको। चलिए आप लोग जानते हैं, हम आप लोग इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये रेडियस, ठीक है, ये वैल्यू आपको इनपुट करनी है। सबसे पहले आपको रेडियस की वैल्यू इनपुट करना है। हम लोग कोडिंग सीखना चाहते हैं, कॉपी करना नहीं चाहते हैं कि हम प्रोग्राम यहाँ पर लिख दें और आप उसको कॉपी कर लें और कंप्यूटर पे जाएं, टाइप करें, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, फिर आप उससे सीख नहीं पाएंगे। कोडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको रेडियस की वैल्यू इनपुट करनी है। आप इमेजिन करिए कि रेडियस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 4.5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो आप कैसी वैल्यू इनपुट कराएं कि अगर वो 4 रहे तो भी रिजल्ट सही मिले और 4.5 रहे तो भी रिजल्ट सही मिले, ठीक है। तो अब यहां पर आपको थोड़ा सा ये समझना है कि अगर हम इसके लिए इंट का यूज करें, इंट माने इंटीजर, इंट को यूज करें, ठीक है, ऐसे ही सोचना है आपको और तभी आप खुद से प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। और हमारा प्रयास यही रहता है हमारी क्लास में कि आपको हम प्रोग्रामिंग सिखा दें कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसका प्रोग्राम खुद ब खुद बना लें। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इन दोनों केस में इंट का यूज करते हैं तो 4 के लिए रिजल्ट सही मिलेगा, लेकिन 4.5 के लिए रिजल्ट सही नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 4.5 की जगह पर वो इंट की वजह से केवल 4 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि 4.5 का इंटीजर पार्ट कितना है? 4, तो 4 को ही कंसीडर करेगा, तो रिजल्ट आपको सही नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगर आप इंट की जगह पर अगर आप इसको फ्लोट ले लें, फ्लोट, ठीक है, तो फ्लोट लेने से क्या होगा कि 4 जो है 4 को वो 4.0 की तरह से कंसीडर कर लेगा और 4.5 को 4.5 भी कंसीडर कर लेगा। तो दोनों केस में रिजल्ट आपको सही मिलेगा। बात समझ में आ गई सबको? तो किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, किस तरह से आप सोचेंगे, यही चीज आपको करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है प्रोग्राम बनाने में? सबसे पहले क्या करना है? आपको रेडियस की वैल्यू इनपुट कर देना है, रेडियस की वैल्यू इनपुट करना। और इनपुट करने के लिए कौन सा फंक्शन आपके पास है? इनपुट फंक्शन, ठीक ना? इनपुट फंक्शन, अभी हम लोग बात किए इनपुट फंक्शन के बारे में कि इनपुट फंक्शन से हम इनपुट कराएंगे। तो वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, थोड़ा वेरिएबल अगर रिलेवेंट होगा तो ज्यादा अच्छा है। तो हम यहाँ पर रेडियस के लिए वेरिएबल ले रहे हैं आर माने रेडियस, आर इक्वल। अब देखिए यहाँ पर एक और फंक्शन यूज करना पड़ेगा इनपुट के अलावा। इनपुट फंक्शन तो है ही, इनपुट के अलावा एक और फंक्शन हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा और वो फंक्शन होगा फ्लोट। और फिर इसके अंदर इनपुट और फिर इसके अंदर मैसेज, इंटर
वैल्यू ऑफ रेडियस, इंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, और ये दोनों जो पैरेंथेसिस है वो बंद हो जाए। ठीक, अब समझने का यहाँ पे आप प्रयास करिए। ये जो इनपुट फंक्शन है, ये इनपुट फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न करता है? स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग टाइप। बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को इनपुट करने की फैसिलिटी देता है। ठीक, लेकिन मान लो आपने इनपुट कर दिया 4.5, तो ये इनपुट फंक्शन तो इसको स्ट्रिंग की तरह से कंसीडर किया, लेकिन फ्लोट फंक्शन क्या करेगा कि इस स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो जब ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, अब रेडियस की वैल्यू अगर आपको मिल गई तो अब आप उस सर्किल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका पेरीमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताइए, एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक, वेरिएबल ले लेते हैं एक, ए वेरिएबल मान लो एरिया के लिए ए, ठीक ना? पाई आर स्क्वायर, बात ना करिए, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होता है ना? पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू आर, यही ना? आर की वैल्यू आपके पास है, इनपुट किया है, तो पाई इंटू आर हो जाएगा। ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करके कहाँ स्टोर कर देगा? ए वेरिएबल। इसका मतलब कि जो भी आपने रेडियस की वैल्यू इनपुट किया, उस रेडियस की वैल्यू के अकॉर्डिंग उस सर्किल का एरिया कैलकुलेट होकर ए वेरिएबल में स्टोर हो गया। पेरीमीटर वेरिएबल ले लेते हैं पी। ठीक, पी पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट होगा? 2 पाई आर। ठीक, तो 2 को 2.0 भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर पाई की वैल्यू 3.14, फिर रेडियस, तो रेडियस आपने इनपुट किया आर वेरिएबल में। ठीक है, देखिए फार्मूला में आर है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, और हम आर वेरिएबल ही लिए हैं तो इसलिए हम आर को यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आर की जगह पर कोई दूसरा वेरिएबल अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इस आर की जगह पर और इस आर की जगह पर उस वेरिएबल का नाम रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, वैसे हम आपको एक बार यहाँ पे करके भी दिखा रहे हैं। जैसे मान लो कि आपने रेडियस की वैल्यू को इनपुट करा लिया एम वेरिएबल में, तो यहाँ पर एम हो जाएगा और यहाँ भी एम हो जाएगा और यहाँ भी एम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना सबको? ठीक है, हम फार्मूला की वजह से उसको नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि हम इसलिए यूज किए हैं कि हम यहाँ पर वेरिएबल नेम ही आर लिए थे, यहाँ पर आर वेरिएबल लिए थे, इसलिए हम यहाँ पर आर कर रहे थे और फार्मूला भी वैसा ही है। ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो गया, एरिया की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई और पेरीमीटर की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। अब इसका आउटपुट हमको डिस्प्ले कराना है, तो हम इसको डिस्प्ले कराएंगे प्रिंट फंक्शन से। प्रिंट फंक्शन से आप किसी भी तरह का वैल्यू डिस्प्ले करा सकते हैं। प्रिंट फंक्शन में बहुत तरह के वेरिएशन है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एरिया इक्वल इनवर्टेड कामा फिर ए, और फिर उसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं प्रिंट पेरीमीटर इक्वल इनवर्टेड कामा बंद कामा पी। ये प्रोग्राम देखिए, प्रिंट फंक्शन को थोड़ा समझ लीजिए। प्रिंट फंक्शन में अगर आप डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कुछ भी लिख देंगे वो एज इट इज प्रिंट कर देगा, एज इट इज प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप इस प्रोग्राम को टाइप कर लिए हैं, ठीक है,
पाइथन के एडिटर पर इसको टाइप करिए। तो टाइप करने के बाद क्या करना है आपको? सेव करना है। सेव करना है। कोई भी नाम आप इसका दे सकते हैं। एक्सटेंशन क्या रहेगा? एक्सटेंशन रहेगा .py। ठीक है। सेव करने के बाद आप इसको रन करा लेंगे। ठीक है। तो रन कराएंगे कैसे? रन मेन्यू पर क्लिक करके उसमें रन मॉड्यूल का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये प्रोग्राम वहां से डिसअपीयर हो जाएगा और आपको ये मैसेज, जो मैसेज आपने यहाँ पर लिखा है इंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, ये मैसेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, और यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो जो भी आपको वैल्यू इनपुट करनी है रेडियस की, वो वैल्यू आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इनपुट कर दिया 5.7 और इंटर की प्रेस कर, ये जाकर आर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और आर वेरिएबल में स्टोर होने के बाद फिर बाकी यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेटेड वैल्यू ए में स्टोर होगा, यहाँ भी कैलकुलेशन होगा, इसका कैलकुलेटेड वैल्यू पी में स्टोर होगा और यहाँ पर आकर ये प्रिंट करेगा एरिया इक्वल, इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। तो ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा एरिया इक्वल, और उसके बाद ए वेरिएबल में जो वैल्यू आई है इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आई है वो वैल्यू इसके आगे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर एरिया की वैल्यू प्रिंट हो गई और उसके बाद जब यहाँ पर नीचे आएगा तो यहाँ पर पेरीमीटर इक्वल, ये भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा पेरीमीटर इक्वल, और जो पेरीमीटर की वैल्यू होगी कैलकुलेटेड वैल्यू उसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। कुछ थोड़ा वो समझ में आया? कोई ऐसा भी है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? कोई ऐसा भी है जिसको नींद लग रही है? होता है भाई। आपको नहीं एक क्वेश्चन लिख लीजिए। सर एक चीज पूछूंगा सर, जैसे आपने ये r इक्वल टू फ्लोट लिखा है तो r इक्वल टू आप इंटीजर भी लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी आगे प्रोग्राम बनाएंगे देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू हम इनपुट करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में। ठीक है। और जब हमको इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए तो फ्लोट की जगह पर इंट का यूज करेंगे। ठीक है। फ्लोट की जगह पर इंट का यूज कर लेंगे तो हमको वो इंटीजर वैल्यू मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, एक और प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए क्वेश्चन लिखिए छोटा सा। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, to enter temperature in Celsius and convert it, enter temperature in Celsius and convert it into Fahrenheit.
कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? Celsius. सबसे पहले आपको सेल्सियस की वैल्यू को इनपुट करना है, Yes. ठीक है। तो सेल्सियस की वैल्यू किस तरह की हो सकती है? इंटीजर या फ्लोट। कैसा हो सकता है? फ्लोट टाइप का हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर फ्लोट टाइप लेंगे तो 32 डिग्री सेल्सियस को भी कंसीडर कर लेगा और 32.5 डिग्री सेल्सियस को भी कंसीडर कर लेगा, ठीक है। तो फ्लोट ही ज्यादा अच्छा है, तो फ्लोट को ही यूज करेंगे। ये आपको हमेशा सोचना पड़ेगा जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, तो एप्रोप्रिएट क्या है वो आपको सोचना है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहे हैं, सेल्सियस के लिए सी ले लिया, मान लो सी इक्वल फ्लोट, फिर उसके बाद इनपुट, फिर इसके अंदर मैसेज लिख दिया इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब बताइए क्या करना पड़ेगा? इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सी में वैल्यू आ गई, सेल्सियस की वैल्यू सी वेरिएबल में आ गई, इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। क्या करना पड़ेगा बताइए? बताइए फार्मूला। चलिए सही बता रहे हैं सब लोग, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, सिंपल तरीका है ना। 9/5 C प्लस 32, तो 9/5 का मतलब 1.8 इंटू सी प्लस 32। अब ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होकर आ गया। अब इसी को आपको प्रिंट करा देना है, इसी को प्रिंट करा देना है, ठीक है। तो आप इसको प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट मैसेज आप जैसा लिखना चाहें, ठीक है, जो प्रोग्राम के लिए एप्रोप्रिएट हो, यूजर के लिए एप्रोप्रिएट हो, वैसा आपको मैसेज लिखना है प्रोग्राम में। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं टेम्परेचर, पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप पूरा लिख सकते हैं, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट लास्ट में ये होता है कि नहीं होता है? एफ, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एफ में कैलकुलेट होकर आया है, ठीक है। ये छोटा सा 2 लाइन का प्रोग्राम, जो भी आप सेल्सियस में वैल्यू इनपुट करेंगे उसको ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दे। किसी को कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है? प्रॉब्लम नहीं हो रहा है किसी को? प्रॉब्लम अगर हो रही है तो बोलिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी, अच्छी बात है। नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम रुकी रह जाएगी तो वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में।